दोस्तों हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र राज्य का जो प्रणाली है उसका उदय किन कारणों से हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः सामंती प्रणाली जिसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम पर आधारित था। मध्यकाल का समय का बात हो रहा है जब 13वीं सदी से कह सकते हैं 13वीं सदी से मतलब 9वीं सदी से मध्यकाल को माना जाता है। ठीक है, मध्य जो 9वीं सदी उससे 15वीं सदी तक उसको मध्यकाल ही माना जाता है। तो मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः सामंती प्रणाली पर आधारित था। इस व्यवस्था में सत्ता कई छोटे छोटे सामंतों और स्थानीय शासकों के हाथों में बंटी हुई थी। और इस टाइम क्या है तो जो सत्ता है वो छोटे छोटे सामंतों और अस्थायी शासकों के हाथों में बटी हुई थी। समय के साथ यह व्यवस्था कमजोर होने लगी। समय के साथ क्या तो ये जो व्यवस्था है वो कमजोर होने लगा और उसकी जगह एक नई राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई जिसे राष्ट्र राज्य प्रणाली कहा जाता है। और इसी इसी के जगह जब समय बदलता गया और ये जो सिस्टम था सामंत प्रथा वो धीरे धीरे कमजोर होता गया तो इसी के जगह पर राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई और जिसे राष्ट्र राज्य प्रणाली कहा जाता है। जिसको क्या है तो राष्ट्र राज्य प्रणाली कहा जाता है। आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्र राज्य वह राज्य होता है जहाँ एक निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, संगठित सरकार और राष्ट्रीय पहचान होती है। राष्ट्र राज्य का मतलब ये पहले क्या है तो एक क्षेत्र होता था, वहां पर कहीं पर इतना छोटा में एक राजा है, यहाँ पर कोई एक राजा है, यहाँ पर कोई एक राजा है, यहाँ पर कोई एक राजा है, कोई एक राजा यहाँ पर है। तो ये सब क्या है तो खत्म हो गया, ये सब क्या है तो खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्र राज्य वह राज्य होता है जहाँ एक निश्चित भूभाग होता है। जो एक राष्ट्र राज्य होगा वो पूरा एक देश होगा। ठीक है, वहां पर अस्थायी जनसंख्या होगी कि एक देश का लोग यहीं पर रहेगा, कोई बाहरी लोग यहाँ पर और नहीं आएगा। संगठित सरकार होगा, जो भी सरकार होगा वो यहीं का होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पहचान इसका होता था। 15वीं सदी से 17वीं सदी के बीच यूरोप में कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि जो 15वीं से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में कई सारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले, उसके कारण राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय हुआ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय के क्या क्या कारण रहे थे, किन कारणों से ये जो राष्ट्र राज्य है मतलब जो अलग अलग देश बने थे वो देश किस तरह से बना है। पहला है सामंतवाद का पतन। जो सामंतवाद चल रहा था वो सामंतवाद का पतन हो गया। सामंतवाद का मतलब हम पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं, जाके एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कीजिएगा तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा, तो जाकर एक बार चेक कीजिए, वहां पर सामंतवाद का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सामंतवाद का जो अंत हुआ या फिर जो पतन था वो भी एक कारण था राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय का। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था थी। जो सामंतवाद था हालांकि ये राजा के नीचे था लेकिन राजा से ज्यादा इसमें शक्ति होता था। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में भूमि और सत्ता कई सामंतों में बटी होती थी। और ये जो व्यवस्था था सामंतवाद, इस व्यवस्था में भूमि और सत्ता जो कई सामंतों में बटा होता था। लेकिन समय के साथ यह प्रणाली कमजोर होने लगी। व्यापार और नगरों के विकास के कारण सामंतों की शक्ति कम हो गई और राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, जब 15वीं सदी चला था, जो 13वीं सदी चला था, 13वीं सदी से जो व्यापार है, जो नगर है, उसका विकास होना शुरू हो गया था। लेकिन जब 15वीं सदी आया तो इसका विकास बहुत ही तेजी से होने लगा। तो जब इसका विकास होने लगा तो जो सामंतवाद था, जो सामंत थे, उसकी शक्ति कम होती गई और जो राजा था उसका शक्ति बढ़ने लगा। क्योंकि यहाँ पर क्या तो राष्ट्र राज्यों का शुरुआत होने लगा था। अब जो राजा है वो चाहता था कि सिर्फ राजा के पास संपूर्ण शक्ति हो, कोई वहां पर सामंत ना हो, कोई जागीरदार ना हो, कोई किसान ना हो। ऐसा नहीं कि किसान को भूखे मरे। तो जो पूरा शक्ति था, जो पूरा राजनीतिक शक्ति था, वो चाहता था कि एक राजा के पास और पूरा एक देश में एक ही राजा हो, एक ही शासक हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सामंतों की शक्ति कम हो गई और राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। इससे केंद्रीकृत शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसा क्या तो केंद्रीकृत शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब जो पूरा शासन है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, जो राजा होगा सिर्फ उसी के हाथ में होगा। केंद्रीकृत शासन का मतलब यही होता है, जहाँ पर पूरा जो शक्ति और शासन है वो केंद्रीकृत होता है। अगला इसका उदय का कारण है वह मजबूत राज सत्ता का उदय। जो मजबूत राज सत्ता उगने लगा, जो मजबूत राजा आने लगे, इसके कारण क्या है तो राष्ट्र राज्यों का निर्माण होने लगा। मध्यकाल के अंत में कई देशों में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने अपने राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया। जिन्होंने क्या तो अपने राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको चर्च पर प्रभाव करना था, उस पर क्या तो चर्च पर नियंत्रित करना था। क्योंकि चर्च वाले क्या करते थे, जो भी पादरी था या फिर जो चर्च था, उनका लोगों पर तो प्रभाव था ही, उनका राजनीति पर भी प्रभाव था, उनका शासक पर भी प्रभाव था, उनके पूरे क्षेत्र में प्रभाव था। तो जो अब राजा होने लगे थे मध्यकाल में या फिर जो 15वीं सदी, उस टाइम में जो राजा होने लगे थे वो चाहते थे कि जो पूरा शक्ति हो वो सिर्फ एक ही क्षेत्र के, सिर्फ एक ही राजा के पास हो, ऐसा ना कि वो बटा हो। तो मजबूत राज सत्ता का उदय हुआ जिसके कारण राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय होने लगा। मध्यकाल के अंत में कई देशों में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने अपने राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया। इन राजाओं
इन राजाओं ने सामंतों की शक्ति को सीमित किया। इन राजाओं ने क्या किया, तो जो सामंत थे उनकी शक्ति को सीमित किया और प्रशासन को केंद्रीकृत किया, और जो प्रशासन था वो सिर्फ अपने हाथों में ले लिया, जो राजा था सिर्फ उसके हाथों में चला गया। इससे एक संगठित राज्य की स्थापना हुई, जो आगे चलकर राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित हुआ। और यही जो संगठन था, यही जो राज्य था, वो आगे चल के राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित हुआ, मतलब एक देश के रूप में वो विकसित हुआ। आगे जो इसका कारण है वो है राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास, अब लोगों में क्या है, तो राष्ट्र के प्रति विकास होने लगा, राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न होने लगा। पहले क्या, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो कुछ समझ नहीं आता था कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाएं। जो हमको भूमि में, जो सामंत किसी भी क्षेत्र को, जैसे किसी भी क्षेत्र का सामंत राजा हुआ, ठीक है, तो अगर कोई सामंत हमको भूमि दे रहा है तो वहां चल जा रहे हैं, फिर हमको दूसरा कोई दे रहा है तो वहां चल जा रहे हैं। तो राष्ट्र के प्रति वहां पर कोई भावना नहीं था उस टाइम में। लेकिन जब राष्ट्र के प्रति भावना विकसित हुआ लोगों में, तो क्या है, अब देश लोग खोजने लगे कि हम एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही जगह पर काम करेंगे और ये मेरा देश होगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। और ये भी क्या है, तो जो आपका राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ वो एक कारण था इसका। मध्यकाल के अंत में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। जो मध्यकाल का अंत होने लगा, तो उस टाइम में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। लोग स्वयं को केवल किसी क्षेत्र या सामान्य से नहीं बल्कि पूरे देश से जोड़कर देखने लगे कि ये मेरा देश है। जैसे एक बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे सामंत हुआ करते थे, ठीक है, तो लोग सोचते थे कि ये तो मेरा सामंत का क्षेत्र है, हम यहीं पर रहते हैं, जब हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हम यहाँ जाकर भूमि मांगेंगे, फिर हमको यहाँ मिलेगा तो यहाँ रह लेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और ये जो लोग थे वो ऐसा सोचने लगे कि ये पूरा जो है वो मेरा देश है और हम इसी में रहेंगे, जहां भी रहे इसी में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लोग क्या, तो अपने देश से जोड़ करके देखने लगे खुद को। भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानता ने राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानता जो राष्ट्रीय एकता उसकी भावना को मजबूत किया। यह भावना राष्ट्र राज्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो ये भी क्या है, कारण रहा था राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय का। चौथा जो इसमें कारण हम लोग देखेंगे वो है व्यापार और आर्थिक विकास। धीरे धीरे हम आपको बताए थे कि जब 13वीं सदी चल रहा था, तो 13वीं सदी के अंत होते होते यहाँ पर क्या है, तो व्यापार बढ़ने लगा, जो नगर है वो विकसित होने लगे, यहाँ पर रोजगार आने लगा। तो ये भी एक कारण रहा था राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय का। व्यापार और आर्थिक विकास, व्यापार और उद्योग के विकास ने भी राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारी वर्ग को स्थिर और सुरक्षित शासन की आवश्यकता थी। जो व्यापारी वर्ग था उनको क्या है, तो स्थिर और सुरक्षित शासन की आवश्यकता थी ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। इसलिए उन्होंने केंद्रीकृत और शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया। इसलिए जो व्यापारी थे, जो नगर वाले लोग थे, जो रईस लोग थे, जो कुलीन परिवार के लोग थे, वो भी चाहते थे कि सब कुछ सही से चले, जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, जो व्यापार है वो सही सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए क्या है, तो उन्होंने केंद्रीकृत और जो शक्तिशाली राज्य है उसका समर्थन किया। अगला यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है पुनर्जागरण और प्रबोधन का प्रभाव। प्रबोधन युग क्या है, इसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। तो पुनर्जागरण हम आपको पहले बता चुके हैं, प्लेलिस्ट हम आप बना दिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चले जाइए प्लेलिस्ट में, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। पुनर्जागरण और प्रबोधन का भी प्रभाव यहाँ पर रहा, जिसके कारण राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसे बौद्धिक आंदोलनों ने भी राष्ट्र राज्य के विचारों को प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने मानव स्वतंत्रता, तर्क और आधुनिक शासन व्यवस्था को विचारों को बढ़ावा दिया है। इन्होंने क्या किया, तो इन आंदोलन ने क्या किया, तो मानव की स्वतंत्रता को, उनके तर्क को, मतलब सोचने का जो क्षमता होता है, खुद का स्वतंत्र तर्क होता है, उनको, आधुनिक जो शासन व्यवस्था है, उन विचारों को बढ़ाया है। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। इससे क्या, तो लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ गया कि सही बोल रहा है, शक्ति का अगर बंटवारा रहेगा तो कैसे चल पाएगा, राजा के पास पूरा शक्ति रहेगा तो सुचारू रूप से सब कुछ चल पाएगा। ये सब क्या है, तो खुद में उससे विकास होने लगा और राष्ट्रीय पहचान मजबूत होने लगा। तो ये क्या है, राष्ट्र राज्य निर्माण का कुछ कारण है। अगला जो यहाँ पर कारण हम देखेंगे वो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। जो धर्म सुधार आंदोलन किया गया उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च की शक्ति कमजोर हुई। चर्च का जो शक्ति वो कमजोर हुआ, और चर्च का शक्ति किस तरह से कमजोर हुआ हम पहले ही बता चुके हैं। फिर से आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि और राष्ट्रीय शासकों की शक्ति बढ़ गई, और जो राष्ट्रीय शासक थे उसकी शक्ति बढ़ गई। पहले चर्च का प्रभाव पूरे यूरोप में था, पहले जो है चर्च का प्रभाव पूरे यूरोप में था, लेकिन धर्म सुधार के बाद कई देशों में राष्ट्रीय चर्च स्थापित हुए। जो राष्ट्रीय चर्च है, मतलब पहले चर्च के अधीन शासन चलता था, राजा हुआ करता था, राजा भी चर्च को टैक्स देता था, लेकिन अब क्या है, तो कई सारे देशों में क्या है, तो राष्ट्रीय चर्च स्थापित किए गए। अब जो चर्च चलेगा वो राष्ट्र मतलब देश के अधीन चलेगा, देश के अधिकार क्षेत्र में चलेगा, वो चाहेगा तब चलेगा, जहां चाहेगा वहां चलेगा। इससे राज्य की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को बल मिला। तो ये भी एक कारण था राष्ट्र राज्य के निर्माण का। अगला यहाँ पर कारण देखेंगे वो है युद्ध और राजनीतिक संघर्ष। युद्ध और राजनीतिक संघर्ष, क्योंकि जब धर्म आंदोलन हुए उसके बाद कई सारे जो प्रोटेस्टेंटवाद है
और जो केल्विनवाद है इसमें क्या है, तो बहुत सारे युद्ध भी और संघर्ष भी देखने को मिलता है। आगे कहा जा रहा है कि यूरोप में विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले युद्धों ने भी राष्ट्र राज्य प्रणाली के विकास में योगदान दिया। जो अलग अलग राज्यों के बीच युद्ध हुए और जो धर्म के युद्ध हुए, उन्होंने क्या किया, तो इसमें योगदान दिया है। राष्ट्रों में भी युद्ध हुआ क्योंकि सभी को चाहिए हम आगे बढ़े आगे बढ़े। तो यूरोप में विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले जो युद्धों ने राष्ट्र राज्य प्रणाली के विकास में योगदान दिया। युद्धों के कारण शासकों को मजबूत सेना और संगठित प्रशासन की आवश्यकता पड़ी। जब युद्ध के लिए क्या है, तो सेना चाहिए और प्रशासन चाहिए सही, और आर्थिक मजबूती चाहिए, ये सब चाहिए, तो इसकी आवश्यकता पड़ी। इससे केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का विकास हुआ। इससे क्या, तो केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का शुरुआत हुआ। और इससे क्या हुआ, एक ही शक्ति में लोगों को विश्वास रहा कि अगर एक आदमी के पास पूरा शक्ति रहेगा, अगर सामंत रहेगा, तो सभी सामंतों के पास थोड़ा 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 सेना रहेगा, और कोई सामंत देना चाहा, कोई सामंत नहीं देना चाहा, तो युद्ध में क्या होगा, जो राजा वहां का हार हो जाएगा। लेकिन अगर सेना पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ राजा के पास रहेगा, तो वो जब चाहे युद्ध लड़ सकता है। तो युद्ध और राजनीतिक संघर्ष जब हुआ, तो इसी में कहा जा रहा है कि युद्धों के कारण शासकों को मजबूत सेना और संगठित प्रशासन की आवश्यकता पड़ी। इससे केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का विकास हुआ। इससे क्या है, तो केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का विकास हुआ, ताकि जो पूरा सेना है, पूरा जो अर्थव्यवस्था है, वो किसके पास रहे, तो सिर्फ राजा के पास रहे। अगला जो कारण है राष्ट्र राज्य निर्माण का, वो है प्रशासनिक और कानूनी एकता का विकास। प्रशासनिक और कानूनी एकता का विकास। राजाओं ने अपने राज्यों में एक समान कानून, कर व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रयास किया। राजाओं ने अब क्या किया, क्योंकि पूरा शक्ति राजा के पास है, तो उसने पूरे राज्य में समान कानून लागू कर दिए, कर व्यवस्था को अच्छा कर दिया, और प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित करने का प्रयास किया गया। इससे पूरे राज्य में एकरूपता और लोगों में एक साझा राजनीतिक पहचान विकसित हुई। यह प्रक्रिया राष्ट्र राज्य के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि आज का जो अब देखते हैं देश इसी तरह से तो चलता है कि पूरे सभी के लिए कानून बराबर रहता है, और जो कर व्यवस्था है, मतलब जो टैक्स देना है वो सभी को बराबर देना है, या फिर राज्य के लिए जो भी कानून बनते हैं वो सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। तो उसका जो शुरुआत है वो इन्हीं सब जगहों से हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार यूरोप में राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम था। सामंतवाद के पतन, मजबूत राज सत्ता के उदय, राष्ट्रीय भावना का विकास और व्यापारिक प्रगति ने इस प्रक्रिया को गति दी। अंततः इन सभी कारणों ने मिलकर आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की स्थापना की, जो आज विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है। जो आज क्या कहा जा रहा है कि विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था बन चुका है। आज के समय में यही चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आधुनिक हो गया, लेटेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, और कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।